हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियाज़ 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, किसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे, लीज के केस में हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करेंगे। अगर आप लोगों को ये सब बातें पता नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो जाके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है कि फर्स्ट टाइम जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो उसको बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, किस वैल्यू पे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या लेंगे, इन सब बातों की चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो इनिशियल रिकॉग्निशन मीन्स फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन एट द फर्स्ट टाइम। या तो हम उसको परचेज पे ले सकते हैं, डायरेक्ट परचेज किसी से कर लिया, या परचेज जो हो सकता है वो दो टाइप से हो सकता है। या तो कैश दे के कर सकते हैं या डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट का मतलब हम उसको फाइनेंस करवा लिया, क्रेडिट पे ले लिया, या खुद से कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं एसेट्स को, या फिर एक एसेट्स को एक्सचेंज करके दूसरा सेट खरीद सकते हैं। तो इनिशियल रिकॉग्निशन प्रॉपर्टी का कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेने वाले हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन एक्चुअल ओनर जो होता है, अगर ऑपरेटिंग लीज का केस है, अगर नॉर्मल रेंटल का केस है तो एक्चुअल ओनर के बुक्स में करेंगे रिकॉग्निशन। अगर फाइनेंस लीज का केस है तो एज्यूम्ड ओनर लेसी के बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है। अगर फाइनेंस लीज का केस है तो उस केस में ओनर कौन माना जाता है? उस केस में ओनर लेसी में हो जाता है, एज्यूम्ड ओनर माना जाता है, तो उसके बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉपर्टी को। अदरवाइज प्रॉपर्टी इन द बुक्स ऑफ लेसर ही रिकॉग्नाइज होगा, इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल ओनर ही रिकॉग्नाइज होता है, एक्सेप्ट द केस ऑफ फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के केस में ओनर ना होते हुए भी लेसी को एज्यूम्ड ओनर मान के उसके बुक्स में प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो प्रॉपर्टी का रिकॉग्निशन एक्चुअल ओनर के बुक्स में एट द टाइम ऑफ परचेज करते हैं, या एट द टाइम ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन, या एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट करते हैं। तो ओनर के बुक्स में कैसे रिकॉग्निशन करते हैं इसकी चर्चा हम करते हैं। ओनर्स जो है प्रॉपर्टी को परचेज करके ला सकता है, परचेज बाय कैश, या तो उसे फाइनेंस करा के ला सकता है, परचेज ऑन डेफर्ड क्रेडिट, या तो हो सकता है वो सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया हो प्रॉपर्टी को, या एक्सचेंज पे लाया हो। इन चार तरीक़ों से ओनर प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। कैसे कैसे? या तो कैश में ख़रीदा हो, या लोन लेके फाइनेंस करा के ख़रीदा हो, या फिर खुद से कंस्ट्रक्ट करवा लिया हो, जैसे कोई बिल्डिंग है खुद से कंस्ट्रक्ट करवा लिया, या एक एसेट्स को बदल के दूसरा एसेट ले लिया हो, या एक्सचेंज करा लिया हो। तो इन चार तरीक़ों से एसेट को एक्वायर किया जा सकता है। तो इन चार तरीक़ों में एसेट की कॉस्टिंग क्या लेंगे बुक्स में, उसकी डिस्कशन आगे करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए पर कैश में ख़रीदा हो तो उस केस में एसेट की कॉस्टिंग में क्या क्या शामिल होगा। अगर एसेट्स को कैश में ख़रीदा हो तो परचेज प्राइस जो हमने पे किया होगा वो काउंट करेंगे। स्टाम्प ड्यूटी या ट्रांसफ़र कॉस्ट जो हो एसेट्स को ख़रीदने में वो शामिल करेंगे। कोई ब्रोकरेज या कमीशन हमने जो दिया होगा तो उसकी वैल्यू को लेंगे। कोई और रिलेटेड एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली जो उससे एसोसिएटेड है, एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, उसकी कॉस्टिंग यहाँ लेंगे, तब जाकर हमें टोटल कॉस्ट मालूम होगा। तो परचेज प्राइस में हम लोग क्या क्या लेंगे? परचेज प्राइस में हम लोग क्या क्या लेंगे? परचेज प्राइस में ऐसे अगर कैश में खरीदते हैं तो परचेज प्राइस लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी लेंगे, ब्रोकरेज कमीशन लेंगे, और एनी अदर एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड है फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो
तब जाके हमें टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? परचेज प्राइस, स्टाम्प ड्यूटी, ब्रोकेज और एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वही हम लेंगे। ठीक है। कुछ ऐसी कॉस्ट भी हो सकती है जो कि उस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उसकी, तो ऐसे कॉस्ट को हम इग्नोर करके चलेंगे। ऐसे कॉस्ट प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होगा। मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं फॉर लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी, देन सच एक्सपेंडिचर विल नॉट बी कंसिडर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? ऐसे एक्सपेंडिचर को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कोई मार्केटिंग या प्रमोशनल एक्सपेंसेस है, जैसे मान लीजिए कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, प्रॉपर्टी को लेट आउट करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंडिचर दिस को प्रॉपर्टी के कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेगा। सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ cost of property. It will be directly debited to profit and loss account. We will ignore such marketing and promotional expenses. दूसरा कोस्ट है कि कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी करते, कोई प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गया तो उसके लिए इनॉग्रेशन सेरेमनी करते हैं, देन सच एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। ऐसे एक्सपेंडिचर को इग्नोर करके चलेंगे, प्रॉपर्टी के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। तो स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है, स्टार्टअप कॉस्ट प्रॉपर्टी तैयार होने के बाद जो इनॉग्रेशन सेरेमनी वगैरह करते हैं, तो ऐसे कॉस्ट को हम इग्नोर करेंगे, उसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। ऐसे प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा, उनकी प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज, ऐसे कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस, स्टार्टअप कॉस्ट वुड नॉट बी कैपिटलाइज। और कोई रनिंग एक्सपेंसेस है, डे टू डे मेंटेनेंस का चार्जेज है, डे टू डे मेंटेनेंस कॉस्ट है। कोई प्रॉपर्टी वैकेंट पड़ी है, उसके मेंटेनेंस अगर रेंट पे दे दिया तब तो जो रेंट पे लेगा प्रॉपर्टी वही उसका रिपेयर मेंटेनेंस करेगा। बट अगर प्रॉपर्टी खाली है तो उसके खाली होने पे भी डे टू डे मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आएगा, मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को जो डे टू डे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है या ऑपरेटिंग चार्जेज है, उसको जो है डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, बट उसे प्रॉपर्टी के कॉस्टिंग में शामिल नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉस इनकर्ड ऑन वैकेंट प्रॉपर्टी का कोई एक्सपेंडिचर है, रनिंग एक्सपेंसेस है, डे टू डे मेंटेनेंस चार्जेज है, तो उसे हम इग्नोर करके चलेंगे, उसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे, प्रॉपर्टी के कॉस्टिंग में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो 3 खर्चे बेटे ध्यान रखना है आपको। ऐसे 3 खर्चे हैं जिसको कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं मानेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। पहला एक्सपेंडिचर है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस, दूसरा है स्टार्टअप कॉस्ट, तीसरा है अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या डे टू डे एक्सपेंसेस कोई है तो उसको भी इग्नोर करके चलेंगे। तो ये 3 बातें आप गांठ बांध के ध्यान रख लें। बाकी सारी जो कॉस्टिंग है डायरेक्टली रिलेटेड है ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, तो उसको हम प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है। कुछ अदर इशू को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आजकल आपने जीएसटी में पढ़ा होगा, जीएसटी में पे करने पे आईटीसी मिलता है। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर किसी टैक्स का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है तो ऐसे टैक्स को हम इग्नोर करके चलेंगे, ऐसे टैक्स को हम प्रॉपर्टी के कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा रिफंडेबल ड्यूटी और टैक्स जैसे मान लीजिए जीएसटी में है या किसी अदर लॉज में, अगर हमें उसका बेनिफिट टैक्स का मिल जाता है पे करने के बाद, तो उसको हम प्रॉपर्टी के कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। ओनली नॉन रिफंडेबल ड्यूटी और टैक्सेस जो भी है वही प्रॉपर्टी के कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। Refundable duty and taxes shall not be included while computing cost of investment property. It can also be said that cost of investment property shall include only and only
नॉन रिफंडेबल ड्यूटी टैक्सेस, ओनली नॉन रिफंडेबल ड्यूटी टैक्सेस को शामिल करेंगे। रिफंडेबल कोई ड्यूटी और टैक्स है, कोई रिफंडेबल ड्यूटी और टैक्स है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इग्नोर करने का मतलब उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उस केवल नॉन रिफंडेबल ड्यूटी और टैक्स को कैपिटलाइज करेंगे। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ऑन रिनोवेशन, तो ऐसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा था, डे टू डे एक्सपेंसेज है, डे टू डे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, तो उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। पर अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जिससे प्रॉपर्टी की लाइफ इन्हेंस हो जाए, ये जिसका बेनिफिट मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर में आता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। तो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई करते हैं तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फ्लोरिंग वॉल्स या सीलिंग वॉल पे कोई एक्सपेंडिचर किया, उसका फ्लोरिंग चेंज कर दिया, टाइल चेंज कर दिया, सीलिंग में मेजर रिनोवेशन कराया, जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई, तो ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम इग्नोर करेंगे। रिनोवेशन में अगर फ्लोरिंग वॉल कराया, सीलिंग का काम कराया, तो ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम इग्नोर करके चलेंगे। इसके अब आइए डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई हम एक्वायर करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू, जो भी कैश या बैंक हमने खर्चा किया हो वो एंट्री, वो अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक फॉर द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इसकी एंट्री ये होगी। ये तो दोस्तों हमने चर्चा करी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैश में खरीदा हो तो। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कराया है तो उस केस में क्या होगा। सेल्फ कंस्ट्रक्ट मतलब हमने खरीद के नहीं लाए, हम खुद से ही अपने इन हाउस कंस्ट्रक्शन करवाया, उस केस में कॉस्टिंग में क्या क्या शामिल होगी। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट है, उस केस में लैंड भी हम खरीदना पड़ेगा, तो ऐसे केस में लैंड की प्राइस भी ऐड कर देंगे। लैंड जो है दोस्तों वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन हाउस कंस्ट्रक्शन का केस है, तो हम जो लैंड खरीद के लाएंगे उस पर हम कोई कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो ऐसे लैंड को की वैल्यू को हम कैपिटलाइज करेंगे, लैंड की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। फिर लैंड के एसोसिएटेड जो स्टैम्प ड्यूटी है उसके चार्ज को हम कैपिटलाइज करेंगे। फिर ब्रोकेज कमीशन कोई है तो उसे भी कैपिटलाइज करेंगे। अगर फिर उसको डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा होता है, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी एसोसिएटेड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसे भी हम शामिल करके चलेंगे। तो अगर हम सेल्फ कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो एडिशनल में हमारा क्या कॉस्ट आ जाता है, एक नया कॉस्ट आ जाता है लैंड की वैल्यू, उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी को कैपिटलाइज करेंगे, ब्रोकरेज कमीशन को कैपिटलाइज करेंगे, और जो भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड खर्चा किया जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तैयार करने में, उस पर जो कॉस्टिंग आती है, जो डायरेक्ट नेचर का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, उससे हम कंसिडर कर देंगे, उसे कैपिटलाइज करेंगे, तब जाके हमें टोटल कॉस्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मालूम होगी। आइए कुछ एग्जांपल देख लें, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें, जिससे हमें एक क्लैरिटी आ जाएगी। इन ए फाइनेंशियल ईयर 2001-2002, X Limited incurred the following expenditure in acquiring property consisting of 6 identical houses। 6 आइडेंटिकल हाउस को बनाने के लिए एक्सपेंडिचर किया है एक्स लिमिटेड ने। और जो 6 आइडेंटिकल हाउस, ईच विथ सेपरेट लीगल टाइटल, मतलब सेपरेबल है। 6 घर बनाया उन्होंने, वो सेपरेबल है। सेपरेबल का मतलब है उसके लीगल टाइटल को बेच सकते हैं या फिर उसे फाइनेंस लीज पर दे सकते हैं। सेपरेबल है, क्वेश्चन में यहाँ इंडिकेट कर दिया गया है कि वो प्रॉपर्टी जो है सेपरेबल है, सेपरेट लीगल टाइटल है। 6 आइडेंटिकल यूनिट तैयार कर रहे हैं और वो सेपरेबल है। जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो कुछ इस तरह है। परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी कितना है,
1,80,00,000 है। परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी 1,80,00,000। नॉन रिफंडेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस 20,00,000 है। लीगल कॉस्ट जो है फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी है कितना, एक्विजिशन का कितना है, 5,00,000 है। उसके बाद हमने जो एक्सपेंडिचर किया एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट टेनेंट को अट्रैक्ट करने के लिए 3,00,000 रुपये किया है। ओपनिंग सेरेमनी में 1,50,000 किया है, ठीक है। और 1,00,000 है डे टू डे रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग में क्या क्या शामिल करेंगे। एक्स लिमिटेड यूज 1 of 6 हाउसेस फॉर ऑफिस एंड अकोमोडेशन। इसमें से कह रहा है कि एक हाउस को ऑफिस के लिए यूज कर लिया और 5 हाउस को वो रेंटल पर्पस के लिए यूज कर लिया। 6 हाउस तैयार किया ना, 6 हाउस की कॉस्ट यहाँ दी हुई है। 6 हाउस में 1 हाउस जो है वह ऑफिस के लिए यूज करता है और 5 हाउस जो है वो रेंटल पर्पस के लिए यूज करता है। तो आपको मालूम करना है कि बुक्स में कितना एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा, परचेज प्राइस ऑफ कॉस्ट जो है, कॉस्ट प्राइस जो है प्रॉपर्टी वो 1,80,00,000 लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का केस नहीं है, इसलिए लैंड की वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्ट हमने परचेज कर लिया। तो 1,80,00,000 जो रुपया पे किया है वो हम कॉस्ट में शामिल करेंगे। नॉन रिफंडेबल ड्यूटी जो 20,00,000 पे किया वो भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट में शामिल करेंगे। लीगल कॉस्ट जो 5,00,000 रुपया का है डायरेक्टली एक्विजिशन के लिए जो हमने किया है वो भी हम शामिल करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 1,80,00,000, 20,00,000 और 5,00,000, 2,05,00,000 हो गया, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमने किया, एडवर्टीजमेंट टेनेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो शामिल नहीं करेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो भी करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो भी करते हैं वो शामिल नहीं करेंगे। और ओपनिंग सेरेमनी एक्सपेंसेस वो भी शामिल नहीं करेंगे, वो ऐसे खर्चेज को शामिल नहीं करेंगे। और रनिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो भी शामिल नहीं करेंगे। तो इन तीनों कॉस्ट को हम शामिल नहीं करें। बाकी ये प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग जो निकल के आएगी वो 2,05,00,000 निकल के आएगी। तो परचेज प्राइस जो हो जाएगा प्रॉपर्टी की, परचेज प्राइस 1,80,00,000 हमने पे किया है, स्टैम्प ड्यूटी 20,00,000 पे किया, लीगल कॉस्टिंग 5,00,000 पे किया। तो 2,05,00,000 रुपया जो टोटल कॉस्ट प्रॉपर्टी की निकल के आएगी। और इस 2,05,00,000 को हम 1:5 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट को हमने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, 5 पार्ट को हमने रेंटल के लिए। जो बिजनेस के लिए यूज किया गया है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो बिजनेस के लिए यूज किया है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा, और जो रेंटल पर्पस के लिए हमने यूज किया वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो 5 हाउस जो है, 5 हाउस वुड बी कंसीडर एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 5 हाउस वुड बी कंसीडर एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 1 हाउस वुड बी कंसीडर एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिकॉज क्योंकि वह बिजनेस के लिए यूज किया जाए। तो टोटल कॉस्टिंग थी हमारी 2,05,00,000 रुपया बैंक को क्रेडिट करेंगे और 1:5 के रेशियो में 1:5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। 5 गुना जो 5/6 अमाउंट होगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होगा, और 1/6 जो होगा वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, बीइंग एसेट एक्वायर्ड। वही है एज पर प्रोविजन ऑफ इंडिया 40 वी कैन नॉट कैपिटलाइज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। क्यों नहीं कर सकते वो हमने बता दिया पहले। सेरेमनी एक्सपेंसेस एंड डे टू डे सर्विसिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज दिस एक्सपेंसेस डू नॉट रिलेट विथ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी के एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस, सेरेमनी एक्सपेंसेस, ओपनिंग एक्सपेंसेस, इस टाइप के एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, because it is not directly related to acquisition of property। These expenses को हम directly profit and loss account में चार्ज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। We have capitalized cost of 1 house as PPE, property plant and equipment, because this house has been provided by company to its staff due to which it will be considered as owner occupied property। अगर कोई यहाँ क्वेश्चन में दे ही रखा था कि एक्स लिमिटेड यूजे 1 of 6 हाउस फॉर ऑफिस एंड एकोमोडेशन ऑफ इस फ्यू स्टाफ।
अपने एम्प्लॉय के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर करते हैं, उसे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाता है। अपने एम्प्लॉय को हमने कोई मकान दे दिया, चाहे रेंट लें या ना लें या नॉमिनल वैल्यू पे, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेंट इट वुड बी कंसिडर्ड एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इसीलिए उसे कैपिटलाइज कर दिया हमने अलग से। ठीक है, अब एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन डेफर्ड क्रेडिट, कभी कभी क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली कैश से नहीं बल्कि फाइनेंस करा लेते हैं, लोन पे लेते हैं और EMI पे करते हैं। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी अभी कैश में आप 1 करोड़ वैल्यू है और अभी 1 करोड़ पे करना होगा, तब आपको ये कोई मान लो ये लैंड मिल जाएगा कैश में। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको 1.2 करोड़ रुपया पे करना होगा 2 साल में, तब आपको ये मिलेगा। तो ये जो 20 लाख रुपए की जो अमाउंट है ये फाइनेंस चार्जेज है। तो ऐसे 20 लाख रुपए को प्रॉपर्टी के कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। ओनली जो डायरेक्ट कॉस्ट है, ओनली जो एक्चुअल कॉस्ट है प्रॉपर्टी का, जो मार्केट वैल्यू है, वही प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग में शामिल करेंगे। जो फाइनेंस चार्जेज है वो प्रॉपर्टी के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। यही इन बातों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन डेफर्ड क्रेडिट, कोई डेफर्ड क्रेडिट पे, फाइनेंस पे, लोन पे कोई मकान खरीदते, कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इफ़ एनी प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड ऑन इफ an entity acquires an investment property on deferred credit, then cost of such property shall not be considered equal to gross payment। 1 करोड़ ग्रॉस पेमेंट मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपया कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख हमारे एग्जाम्पल में जो, बट इट विल बी द फॉलोइंग स्टेप शैल बी अप्लाइड इन केस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो हम नीचे स्टेप बता रहे हैं वही करेंगे। मतलब कि हम ऐसे केसेस में केवल कॉस्ट को लेंगे, फाइनेंस चार्जेस जो भी है 20 लाख रुपए जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है वैसे चार्जेस को हम शामिल करके नहीं चलेंगे। इसे कैलकुलेशन कैसे करना है? तो पहले स्टेप में, स्टेप 1 में जो कैलकुलेशन करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन, फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? हमें कैलकुलेट करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट। जो भी हम फ्यूचर में EMI देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा एट मार्केट रेट। मार्केट रेट पे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा एंड रिकॉग्नाइज इट एज कॉस्ट ऑफ एक्वायर्ड एसेट। ठीक है, जो भी हम EMI देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो भी जितने मान लो 10 EMI है, 10 EMI का हम आज के डेट पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो वो हमारे निकल के आ जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट। तो इन्वेस्टमेंट जो भी कॉस्ट निकल के आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर देंगे उससे, और पेबल को जो जितना हमें पे करना है टोटल अमाउंट वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। प्रेजेंट ये जो वैल्यू यहाँ पे लेना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट जितना हमें करना है उसका लेना है। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, मतलब फर्स्ट टाइम आपने आप रिकॉग्नाइज कर लिया है तो अगले साल से आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसकी चर्चा है। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में जो भी इंटरेस्ट हम पे करना है उस इंटरेस्ट को हम पेबल बनाएंगे और लेटर ऑन उसके ड्यू डेट पे उसे पे कर देंगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, जब ड्यू हो जाएगा तो ये एंट्री पास की जाएगी। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, फॉलोइंग एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू। उसके बाद पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया? फर्स्ट टाइम हमने कौन सी एंट्री पास करी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट। यहाँ जो वैल्यू निकल के आई वो कौन सा वैल्यू लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
ऑल फ्यूचर पेमेंट, जो भी फ्यूचर पेमेंट है करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। मान लो 1 लाख रुपया ये आज से 1 साल बाद पे करना है एट द रेट ऑफ 10% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 10% पे आएगा 0.909, तो उससे मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 लाख से कम ही आएगी, मान लीजिए 90,000 आएगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 90 है, तो 90,000 को यहाँ डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद जो है जो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट बना, मान लो ये 90,000 थी, 1 लाख रुपया उसकी टोटल फाइनेंस चार्जेज हुई, और मान लो 1 लाख रुपया में प्रॉपर्टी खरीदी, आज से 1 साल बाद पे करना है, तो 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लीजिए 10% पे उसका 90,000 रुपया आया, 90,000 रुपया यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया, 10,000 रुपया जो आपका बचा वो क्या हो गया, इंटरेस्ट का। तो 10,000 रुपये की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, डेबिट करना, इंटरेस्ट को ड्यू बनाना। उसके बाद जब भी टाइम उसका आ जाए तो उसको आपको पे कर देना है। तो 10,000 रुपये है, तो सिंपल है। सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उस ईएमआई की पीवी फैक्टर कितना है, तो उस वैल्यू को हम डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या है, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद पे करेंगे, और फिर जो इंटरेस्ट जो है निकल के आया उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट को चार्ज कर देंगे। ऐसे इंटरेस्ट को प्रॉपर्टी से कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ऐसे इंटरेस्ट को प्रॉपर्टी के कैपिटलाइज नहीं करेंगे। वी कैन नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ऐसे कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? अब आइए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि परचेज प्राइस किसी प्रॉपर्टी का है, कितना है, 10 लाख रुपया है, और पेमेंट कब करना है, 1 साल बाद करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। तो हमें मालूम करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग कितने पे ये रिकॉग्नाइज की जाएगी बुक्स में, ठीक है, और पेबल कितना होगा। जो क्वेश्चन है बेटे वो टाइम स्केल डायग्राम पे बनाते हैं, कुछ इस तरह बनेगा। आज के डेट पे हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिल जा रहा है और पेमेंट करना पड़ रहा है 1 ईयर लेटर ऑन, कितना करना पड़ रहा है, 10 लाख रुपया। तो आज के डेट पे 10 लाख की वैल्यू कम होगी, 1 साल बाद 10 लाख रुपए पर पे करना है, तो हमें ज्ञात करना होगा कि आज की वैल्यू 10 लाख रुपए की कितनी है। जो 10 लाख रुपए की वैल्यू आज के डेट पे निकल के आएगी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग होगी। तो 10 लाख रुपए की वैल्यू आज के डेट पे निकालने के लिए हमें पीवी फैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। पीवी फैक्टर जो निकालेंगे वो 10% के रेट से निकालेंगे, तो पीवी फैक्टर जो निकल के आएगा 10% के रेट पे वो आएगा 0.909। इसे ऐसे निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है इसलिए 1.1 निकल के आएगा 0.909। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, जो कि 1 साल बाद पे करना है, तो निकल के आएगा जो वैल्यू वो 9,09,000। तो वही हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। आज के डेट पे 10 लाख की वैल्यू 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकल के कितनी आ गई, 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये जो निकल के आई वो आज के डेट पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, 9,09,000 रुपये आज की वैल्यू है। अगर 1 साल बाद आप पे करोगे तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो आज की वैल्यू पे हम प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कर देंगे अपने बुक्स में 9,09,000 रुपये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट, क्योंकि पेबल अभी नहीं करना है, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने एक्वायर किया है, 10 लाख रुपया 1 साल बाद पे करना है, तो प्रॉपर्टी की जो कॉस्टिंग होगी वो इंटरेस्ट कॉस्ट हटा के करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की कॉस्ट में फाइनेंस चार्जेस शामिल नहीं करेंगे, केवल एक्चुअल कॉस्ट जो प्रॉपर्टी की है वही शामिल करेंगे। तो 9,09,000 रुपये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी निकल के आएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट जो रह गया 10 लाख माइनस 9,09,000, 91,000 जो आ गया इंटरेस्ट कॉस्ट
जो आ गया 9,09,000 का जो 10% है इंटरेस्ट कॉस्ट, उसको हम पेबल बनाएंगे, पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट भी इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। उसके बाद जब टाइम आ जाएगा तो उसको इंटरेस्ट को पे कर देंगे, पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10 लाख रुपया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हम उसे पे कर देंगे। 1 साल बाद 10 लाख रुपया को हम पे कर देंगे और इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। इसे हम प्रॉपर्टी के कॉस्ट से कैपिटलाइज नहीं करना। तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी फाइनेंस कराते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, तो जो क्रेडिट चार्जेज है, फाइनेंस चार्जेज है, इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी है वो निकल के आएगा। उस इंटरेस्ट अमाउंट को हम प्रॉपर्टी के कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। केवल जो डायरेक्ट कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग सच इंटरेस्ट चार्जेज, वही हम उसकी कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो 9,09,000 रुपये जो निकल के आएगी वो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट चार्ज। उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दें। बाकी जो 91,000 रुपया जो हमने पे किया वो इंटरेस्ट के लिए पे किया है, हमारे पास पैसे नहीं थे उस कारण से हमने पे किया, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर डेफर पेमेंट। डाउन पेमेंट जो किया है वो 50 लाख किया है। 6 महीने बाद जो है 1,20,00,000 दिया है और 1 साल बाद वो 5 करोड़ दिया है। टाइम स्केल डायग्राम फिर से बनाते हैं। ऐसे उस पेमेंट किया है। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी इस डेट पे लाया, इस डेट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई और इस डेट पे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन डाउन पेमेंट है, प्रॉपर्टी खरीदते समय कितना दिया, 50 लाख रुपया दिया और 6 मंथ बाद 1,20,00,000 रुपया दिया। ठीक है, 1.2 करोड़। और आफ्टर 1 ईयर उसके अगले 6 महीने बाद उसने 5 करोड़ रुपया दिया। तो पहले 50 लाख दिया डाउन पेमेंट, 6 मंथ बाद हमने 1,20,00,000 दिया है, उसके अगले 6 महीने बाद हमने 5 करोड़ रुपया दिया। तो इस केस में आपको पता करना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग क्या होगी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग क्या होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% है। जो 11% है ये एनुअली दिया है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 5.5% फॉर 6 मंथ हो जाएगा। तो इसी 5.5 से हम डिस्काउंट करा देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यही हमारा हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हो जाएगा फॉर 6 मंथ वो कितना निकल के आ जाएगा, 0.948 फॉर फर्स्ट हाफ और फॉर सेकेंड हाफ ये आ जाएगा कितना, 0.898। इसको कैसे निकालेंगे सर, इसको ऐसे निकालेंगे बेटे, 1 डिवाइडेड बाय 0.55, 1 डिवाइडेड बाय 1/1055। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर दूसरे साल के लिए ये हो जाएगी 0.898। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 11% है तो उसका हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 5.5%। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.055 ये निकल के आ गई वैल्यू 0.948। इसी को अब दोबारा हम डिवाइड कर देंगे 1.055 से, तो ये दूसरे साल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.898। उम्मीद है दोस्तों ये आपको पहले से मालूम होगा, पर फिर भी हमने आपको क्लैरिटी के लिए दोबारा रिवाइज करा दिया है। तो पहले साल का पीवी फैक्टर कितना निकल के आ गया, पहले साल का पीवी फैक्टर 0.948, दूसरे साल का पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 5, दूसरे छमाही का पीवी फैक्टर कितना आ गया, 0.898। डाउन पेमेंट हमने कितना किया, 50 लाख का, तो आज के डेट पे किया तो हमने उसका पीवी फैक्टर 1 ही होगा, 50 लाख रुपया होगा। दूसरा पेमेंट जो हमने किया 6 महीने बाद
6 महीने बाद का उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पे फैक्टर जो हमारा निकल के आ गया 0.948 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1,13,76,000 आएगा। सेकेंड पेमेंट हमने फिर 6 महीने बाद किया है, उसका पी फैक्टर निकल के आ गया 8.898, 5 करोड़ का 1 साल बाद जो हमें पे करना है, उसके आज के डेट पे प्रेजेंट वैल्यू जो आ गई वो 4,49,00,000। टोटल कॉस्टिंग जो निकल के आ गई वो 6,12,76,000। फिर से रिपीट करता हूँ, हमने जो डाउन पेमेंट किया है कितना किया है, 50 लाख। डाउन पेमेंट हम आज ही कर रहे हैं, 50 लाख की वैल्यू आज ही कर रहे हैं, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, 50 लाख रुपया। 6 महीने बाद 1 रुपये का वैल्यू आज के डेट पे कितना है, 0.948, तो 1,20,00,000 की वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाई करने के बाद, 1,13,76,000। फिर अगले 6 महीने बाद मतलब 1 साल बाद कितनी वैल्यू होगी 1 रुपये की, 0.89, 1 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद 0.898 हो गई। ठीक है, ये क्लियर है, 898। तो 5 करोड़ की कितनी होगी, 4,49,00,000। टोटल कॉस्टिंग कितनी आ गई, 6,12,76,000। प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई 6,12,76,000। हमने पेमेंट कितना किया है, 6,70,00,000 रुपया पेमेंट किया है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई 6,12,76,000 रुपये आ गई। तो इतने से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर देंगे और पेबल को क्रेडिट बना देंगे। पेबल अकाउंट ऐसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हमने डाउन पेमेंट किया 50 लाख टू बैंक, फिर हम 6 महीने बाद 1,20,00,000 रुपये पेमेंट करेंगे टू बैंक, 1,20,00,000। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे 6,12,76,000 से। इंटरेस्ट का कॉस्टिंग जो आएगा, इंटरेस्ट जो निकल के आएगा ये 6,12,76,000, उसमें डाउन पेमेंट को लेस कर देंगे 50 लाख, और 5% 5.5% के रेट से जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो ये फिगर होगा 30,95,180। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक मिनट, सबसे पहले हम एक मिनट फिर से समझाता हूँ आपको, फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग आई उसे हम क्रेडिट कर देंगे पेबल अकाउंट से, पेबल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट करेंगे, तो ये 6,12,76,000 रुपये की वैल्यू यहाँ क्रेडिट कर देंगे। 50 लाख से हम पेबल को डेबिट करेंगे क्योंकि वो डाउन पेमेंट है। फिर 6 महीने बाद 1,20,00,000 रुपये देना है, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम इंटरेस्ट के अमाउंट को इसमें चार्ज करेंगे, कितना इंटरेस्ट अमाउंट है, कुछ इंटरेस्ट अमाउंट ऐसे निकलेगा, जो कॉस्टिंग था 6,12,76,000, उसमें डाउन पेमेंट को लेस करने के बाद 5.5% के रेट से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो इंटरेस्ट आएगा निकल के 30,95,180 फॉर 6 मंथ। तो बैलेंसिंग फिगर अब निकल के आएगा वो 4,73,71,180 बैलेंसिंग फिगर आएगा। उसको हम बाउट डाउन करेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ये जो निकल के आई वैल्यू बेटे, ये जो वैल्यू निकल के आई यहाँ तक, ये पहले 6 महीने के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 महीने के लिए हम लोग निकालने जाएंगे। तो हमने यहाँ से इस फिगर को बाउट डाउन किया, यहाँ से हमने इस फिगर को कैरी डाउन किया। ठीक है, बैलेंस बीडी 4,73,71,180। ठीक है, फिर हमने 6 महीने बाद 5 करोड़ रुपया पे किया, 5 करोड़ रुपया पे कर दिया 6 महीने के बाद। जो बैलेंसिंग फिगर है आएगी वो इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आएगी। जो बैलेंसिंग फिगर है बेटे वो इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 26,28,820। 5 करोड़ रुपया हमने 6 महीने बाद पे करना है। बैलेंस बीडी इतना आ रहा था, और इंटरेस्ट का फिगर जो निकल के आएगा वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकल के आएगी, जिसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है,
अब कभी कभी क्या होता है कि हम एसेट जो है खरीद के नहीं लाते हैं, ना ही इन हाउस कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, ना ही कैश पे लेते हैं, ना ही डेफर्ड लोन पे या क्रेडिट पे लेते हैं, उसे हम एक्सचेंज कर लेते हैं। ये भी तो एक तरीका हो सकता है कि प्रॉपर्टी को हम एक्सचेंज पे लाएं, एक प्रॉपर्टी को बदल के दूसरे प्रॉपर्टी ले, लैपटॉप बदल के पर्सनल कंप्यूटर ले आए, एक मोबाइल बदल के दूसरा मोबाइल ले आए। तो ये एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी के केस में हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, उसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले। मान लीजिए कि जो एसेट परचेज किया है उसकी फेयर वैल्यू 20 लाख रुपए है। जो एसेट परचेज किया है उसकी फेयर वैल्यू 20 लाख रुपए है, और जो फेयर वैल्यू जो हमने दिया है, जो एसेट हमने दिया है, उसका फेयर वैल्यू गिवन अप एसेट का 18 लाख रुपया है, और रिटर्न डाउन वैल्यू जो है गिवन अप एसेट का दिया हुआ है 15 लाख रुपए है। तो आपको कहता है कि जनरल एंट्री बनाइए एज्यूमिंग देयर इज कॉमर्शियल सब्सटेंस। कॉमर्शियल सब्सटेंस कहने का मतलब है कि यहाँ कैश इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्वमेंट। कॉमर्शियल सब्सटेंस की वजह से देयर इज चेंज इन कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो चेंज हो जाता है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो हम मानते हैं कि उस ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो हम मानते हैं कि वैसे ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, केवल यह नाम मात्र का सब्सटेंस है। जैसे वाटर ट्रांजैक्शन में, वाटर के ट्रांजैक्शन में नॉर्मली कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता है, क्योंकि उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक ट्रांजैक्शन के बदले दूसरे ट्रांजैक्शन होता है, एक एसेट गया दूसरा एसेट आया, कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को वाटर ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता। बट जिस केस में कमर्शियल सब्सटेंस होता है उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैश पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें कैश का कैश फ्लो जो है हमारा चेंज हो जाता है, तब मानते हैं वो उस ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि फेयर वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपए थी जो एसेट परचेज किया, और जो एसेट हमने दिया उसका फेयर वैल्यू था 18 लाख रुपया। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना, 15 लाख रुपया। रिटर्न डाउन वैल्यू 15 लाख रुपया है। तो अब आपको मालूम करना है कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। तो इस केस में देखिए बेटे, 20 लाख रुपए की आपने फेयर वैल्यू की एसेट खरीदी, 18 लाख रुपए की फेयर वैल्यू की एसेट आपने उसे दी, दोनों दे। इसका मतलब क्या है, 2 लाख रुपए आपने उसे कैश में दिया। 20 लाख रुपए का लिया और 18 लाख रुपए का दिया, तो मतलब 2 लाख रुपया के सेटलमेंट कैश में किया। 2 लाख रुपया आपका आउटफ्लो हुआ, और 15 लाख रुपए की वैल्यू थी रिटर्न डाउन वैल्यू, उसको आपने 18 लाख रुपए में बेचा। 15 लाख रुपए की रिटर्न डाउन वैल्यू थी, उसे आपने 18 लाख रुपए पे बेचा। तो इसका मतलब है 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का आपको गेन हो गया। 3 लाख रुपए इस ट्रांजैक्शन पे आपको गेन हो गया। 18 माइनस 15, 3 लाख रुपए आपको गेन हो गया। 20 माइनस 18, 2 लाख रुपए का आपने कैश में देना पड़ा। तो इसे हम जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, इसकी जनरल एंट्री देखिए। सबसे पहले हमने जो आपको बताया 20 माइनस 18 जो है वो कैश सेटलमेंट, कैश पेमेंट करेंगे 2 लाख रुपया, और जो गेन हो जाएगा वो 18 माइनस 15, 3 लाख रुपये का आपका गेन निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी जनरल एंट्री जो पास होगी, नया एसेट आपका कितना है, 20 लाख रुपए का नया एसेट है, तो न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टेकन अप एसेट 20 लाख रुपए। ओल्ड एसेट जो आपने दिया, ओल्ड एसेट कितना दिया, ओल्ड एसेट दिया आपने 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का ओल्ड एसेट दिया। फेयर वैल्यू ऑफ टेकन एसेट कितना है, 20 लाख रुपये फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दिया। ओल्ड एसेट कितने का दिया, 15 लाख रुपये का दिया। 3 लाख रुपये क्या हुआ, गेन हो गया आपका 3 लाख रुपये की। 2 लाख रुपये आपने कैश दिया, 2 लाख रुपये आपने कैश दिया, 2 लाख रुपये आपने कैश दिया।
3 लाख रुपए का गेन है, 15 लाख रुपए का पुराना एसेट था, टोटल 20 लाख रुपए की एसेट आपने खरीदी। ठीक है, इन दोनों को मिला के 18 लाख हो गया ना। अरे भाई 18 लाख रुपए का एसेट था, ठीक है, 15 लाख रुपए का एसेट था, इसे आपने 18 लाख में बेचा, तो 18 माइनस 15 तो 3 लाख रुपया गेन हो गया ना। ये गेन वहाँ से निकल के आया। रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था? 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया WDB था, उसको आपने फेयर वैल्यू कितने पे दे दिया? आपने फेयर वैल्यू बेच दिया आपने 18 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपये का आपको गेन हो गया। और 2 लाख रुपए आपने कैश में देना पड़ा। 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली, 18 लाख रुपए की रिटर्न डाउन वैल्यू की प्रॉपर्टी आपने 18 लाख रुपए फेयर वैल्यू की प्रॉपर्टी आपने दे दी। तो ये कितना हो गया? 20 माइनस 18, ये यहाँ से निकल के आया। तो 2 लाख रुपये का आपको कैश देना पड़ा। तो इसकी एंट्री इस प्रकार से पास होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 40 लाख रुपये टेकन अप एसेट की वैल्यू, जो एसेट हमने लिया उसकी वैल्यू कितनी है? 40 लाख रुपये। जो एसेट हमने दिया गिवन अप एसेट की वैल्यू 70 लाख रुपये है। टेकन अप एसेट कितना है? 40 लाख रुपये। गिवन अप एसेट कितना है? 70 लाख रुपये के दिया, 40 लाख रुपये का लिया, दोनों को फेयर वैल्यू दिया। ध्यान रखिए, फेयर वैल्यू जो एसेट का हमने लिया 40 लाख रुपये, जो हमने फेयर वैल्यू का एसेट दिया वो 70 लाख रुपये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस ट्रांजेक्शन में हमने 30 लाख रुपया उससे कैश में लिया। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने दिया उसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू था वो 90 लाख रुपया है। जो हमने 90 लाख रुपया रिटर्न डाउन वैल्यू जिसका था उसे हमने 70 लाख रुपए में ही दे दिया। तो इसका मतलब है 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया, उसे लॉस हो गया। तो इसकी भी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? पहले तो कैश में हमें जो देना है उसका अमाउंट कैसे निकलेगा? 70 लाख माइनस 40 लाख, 30 लाख रुपया हमें कैश में देना पड़ा। और गेन या लॉस को हम एक्सचेंज कैसे निकालेंगे? 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसे हमने 70 लाख रुपए में दे दिया, तो 20 लाख जो है हमें लॉस हो गया। 90 की प्रॉपर्टी 70 में दे दिया तो 20 लाख का लॉस हो गया। तो लॉस को हमें डेबिट करना है, लॉस को हमने डेबिट कर दिया, लॉस ऑन एक्सचेंज। ठीक है, 30 लाख रुपया हमें कैश में 30 लाख रुपया हमें कैश में आया। 40 लाख रुपया की प्रॉपर्टी थी लिया हमने और 70 लाख की प्रॉपर्टी दे दी, तो मतलब 30 लाख रुपया कैश में हमें मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट। इस केस में 30 लाख रुपया हमें मिला, कैश अकाउंट डेबिट। और प्रॉपर्टी कितने की ली? 40 लाख रुपये की। फिर से क्लियर करता हूँ, 40 लाख की हमने प्रॉपर्टी ली और दिया कितना? 70 लाख का। तो 30 लाख का हमने प्रॉपर्टी कैश में कैश भी मिल गया प्रॉपर्टी देने पर। 70 की प्रॉपर्टी दी और 40 का प्रॉपर्टी लिया, तो 30 लाख रुपया बदले में हमें कैश मिल गया। तो ये यहाँ से आ गया। ठीक है, 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हमने उसे दे दी, 40 लाख रुपये प्रॉपर्टी हमने ले ली, 30 लाख रुपया कैश भी ले लिए, 20 लाख रुपया हमें लॉस होगा, क्योंकि लॉस जो निकल के आया यहाँ से 90 लाख की हमने दिया और 70 लाख के रुपया हमने उसका फेयर वैल्यू लगाया। WDB 90 लाख था और 70 लाख रुपया उसका 70 लाख रुपया उसका फेयर वैल्यू था। तो फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप माइनस WDB ऑफ गिवन अप, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 20 लाख रुपए निकल के आएगा। यही हमारा लॉस ऑन एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड एसेट कितने का गया? ओल्ड एसेट हमारा गया 90 लाख रुपए का। तो इस प्रकार से ये एंट्री होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटे, इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो फेयर वैल्यू कितना, जो भी टेकन अप एसेट है वो 40 लाख रुपए का एसेट लिया, बदले में हम वो जो एसेट दिए जिसका फेयर वैल्यू था वो 70 लाख, दोनों 70 लाख 70 लाख के फेयर वैल्यू का दिया, 40 लाख की फेयर वैल्यू का लिया। इसका मतलब है 20 लाख रुपया हमने 30 लाख रुपया हमने उसे कैश में ले लिया। ठीक है, 30 लाख कैश लिया
और जो हमने एसेट दिया उसका WDV 90 लाख है, उसका WDV 90 लाख है, 90 लाख का WDV है, उसको फेयर वैल्यू कितने दे दिया 70 लाख रुपए। इसका मतलब है कि 20 लाख रुपए का हमें नुकसान हो गया। 90 का माल 70 में दे दिया तो 20 लाख का नुकसान हो गया, तो 20 लाख ये यहाँ से निकल के आया। ठीक है, तो कैश जो हमें पे करना है, कैश में जो पे करना है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप माइनस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, दोनों का डिफरेंस जो निकल के आएगा वो 30 लाख है। लॉस या गेन कैसे निकल के आएगा, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ गिवन अप। यहाँ फेयर वैल्यू लेना है, ध्यान रखिए, यहाँ फेयर वैल्यू लेना है, यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू लेना है, दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो गेन या लॉस निकल के आएगा। ठीक है, एंट्री की क्या पास होगी, 40 लाख रुपए की हमने एसेट लिया, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट दिया, कितने का 90 लाख रुपए का ओल्ड एसेट। कैश में कितने दिया लिया 30 लाख रुपए। लॉस और गेन कितना, लॉस कितना हो गया 20 लाख रुपए का जिसे कि हम इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20 लाख रुपए को ट्रांसफ़र करें। कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया अभी, बार्टर के ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता। कमर्शियल सब्सटेंस ना होने का मतलब है कि कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मानेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है उस ट्रांजैक्शन में। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कैसे एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, उसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले। जैसे मान लीजिए कि फेयर वैल्यू जो है टेकन अप एसेट का दिया हुआ है 5 लाख रुपए, रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है 4 लाख रुपए। अब फेयर वैल्यू जो दिया हुआ है गिवन अप एसेट का दिया ही नहीं हुआ। फेयर वैल्यू दिया होता तो हम डिफरेंस दोनों निकाल के जो कि कैश सेटलमेंट निकाल देते हैं। कैश सेटलमेंट होता तो यहाँ कमर्शियल सब्सटेंस होता, पर चूंकि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है इसीलिए दोनों में से किसी का एक फेयर वैल्यू ही नहीं दिया होगा। फेयर वैल्यू नहीं दिया है तो इस केस में क्या करें, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन एसेट कितना है 5 लाख रुपया। तो मान लेंगे कि इतने का ही वैल्यू का हमने प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो कितने का है 5 लाख रुपए का। तो न्यू एसेट की रिकॉर्डिंग कितने पर हो गई, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्डिंग हो गई 5 लाख रुपए पर न्यू एसेट हमने लिया। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप कितना दिया हुआ है 5 लाख रुपए, तो न्यू एसेट का कितना वैल्यू आ गया 5 लाख रुपए निकल के आ गया। ओल्ड एसेट का कितना वैल्यू आएगा, ओल्ड एसेट WDV ऑफ गिवन वैल्यू 4 लाख रुपए का दिया, तो ओल्ड एसेट को हम डिस्कार्ड बुक से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, वो ओल्ड एसेट को क्रेडिट करेंगे, WDV पे क्रेडिट कर देंगे, उसकी वैल्यू WDV, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट अकाउंट, डिफरेंस जो निकल के आएगा बैलेंस शीट फिगर वो 1 लाख रुपया निकल के आएगा, गेन निकल के आएगा, गेन ऑन एक्शन। मतलब 4 लाख रुपये का हमने कोई एसेट था वो डिस्कार्ड कर दिया, 4 लाख रुपए की एसेट की वैल्यू की थी जिसकी, उसे हमने डिस्कार्ड किया। ठीक है, 4 लाख रुपए की एसेट की वैल्यू डिस्कार्ड की और 5 लाख रुपए की वैल्यू हमें मिली। न्यू एसेट को 5 लाख पे रिकॉर्ड कर देंगे फेयर वैल्यू पे, ओल्ड एसेट को 4 लाख वैल्यू पे डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड कैसे करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, जो डिफरेंस निकल के आएगा बैलेंस शीट फिगर वो गेन और लॉस हो जाएगा। तो इस केस में गेन है 1 लाख रुपए का गेन है। ठीक है, 1 लाख रुपए का गेन है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस केस में भी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप दिया हुआ ही नहीं, कितना है वो दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट दिया हुआ है कि फेयर वैल्यू इतना गिवन अप एसेट का, WDV ऑफ एसेट गिवन अप दिया हुआ है, जनरल एंट्री पास करना है एवजी में लैक ऑफ कमर्शियल। बस लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस जहाँ भी होगा वहाँ पे फेयर वैल्यू टेकन अप एसेट या गिवन अप एसेट दो में से किसी एक का नहीं दिया होगा। तो जब नहीं दिया होगा तो ऐसे केसेस में हम कैश सेटलमेंट नहीं निकालेंगे, तो कैश सेटलमेंट नहीं निकाल पाएंगे तो मानेंगे
कि लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस है। तो इस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे? तो फेयर वैल्यू जो है गिवन अप एसेट कितना है? 2 लाख रुपये। WDV कितना है? 3 लाख रुपया। तो हमारे बुक से कितना 3 लाख रुपये का एसेट गया? हमारे बुक से 3 लाख रुपये का एसेट गया ना। तो 3 लाख एसेट को, ओल्ड एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे। हमारे बुक से 3 लाख रुपये का एसेट गया, 3 लाख के एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे। हमारे बुक्स में आया क्या? 3 लाख रुपया का एसेट गया, जिसकी फेयर वैल्यू हमने कितनी लगाई? 2 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया हमारा लॉस हो गया। WDV कितना था? WDV 3 लाख रुपया था। उसकी फेयर वैल्यू हमने कितना लगाया? उसकी फेयर वैल्यू आज के डेट पे लगाया 2 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया निकल के कितना आ गया? लॉस निकल के आ गया। 3 माइनस 2, 1 लाख कहाँ से निकल के आया सर? 1 लाख निकल के आया। 3 माइनस 2, 1 लाख रुपया निकल के आया। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आ जाएगी वो न्यू सेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 3 लाख का एसेट हमने दिया, 3 लाख का एसेट दिया, बदले में हमने 2 लाख का एसेट लिया। 3 लाख का हमने एसेट दिया, 3 लाख का एसेट दिया, बदले में हमें 2 लाख का एसेट मिला। 1 लाख रुपया जो है लॉस हो गया। ठीक है, WDV देखिए फिर से क्लियर करता हूँ। फिर WDV ऑफ गिवन अप एसेट 3 लाख दिया हुआ है और फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट 2 लाख रुपया दिया हुआ है। तो 3 लाख के एसेट को हमने फेयर वैल्यू कितना लगाया? 2 लाख रुपया लगाया। 3 लाख WDV था, उसका फेयर वैल्यू 2 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया क्या हो गया हमारा? बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, एक्चुअल फिगर है। तो 2 लाख रुपया कितना हो गया? 3 लाख का WDV था, उसका फेयर वैल्यू 2 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया हमारा लॉस निकल के आ गया। ठीक है, 1 लाख रुपया लॉस निकल गया। 3 लाख रुपये का ओल्ड एसेट था। बैलेंसिंग फिगर जो है निकल के आ गई, न्यू एसेट की वैल्यू निकल के आ गई। न्यू एसेट की फिगर जो है, जो 2 लाख रुपये निकल के आ गया। 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्सचेंज के केस में हमने कैसे एंट्री करना है अभी आपको डिस्कस किया, उसकी ही चर्चा हम आगे करने वाले हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट के केस में हो सकता है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस हो सकता है कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं हो। कॉमर्शियल सब्सटेंस होगा तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। कॉमर्शियल सब्सटेंस अगर होगा तो बोथ फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप और टेकन अप एसेट दोनों का दिया होगा। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो किसी एक का ही दिया होगा फेयर वैल्यू, या तो गिवन अप का दे दिया हो या तो टेकन अप का दिया हो। तो दोनों में यही अंतर होगा क्वेश्चन में। कैसे पहचाने सर? तो पहचान के लिए भी हमने बता दिया, जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा उसमें कोई फिगर मिसिंग होगी, उसमें कोई फेयर वैल्यू मिसिंग होगा। जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस होगा उसमें फेयर वैल्यू दोनों का दिया होगा, टेकन अप का भी दिया होगा और गिवन अप का भी दिया होगा। थोड़ा पानी पी लें। हाँ सर पी लो। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट इन केस ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, और दूसरा देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस। कॉमर्शियल सब्सटेंस में फेयर वैल्यू किसी एक एसेट का मिसिंग होगा, और कॉमर्शियल सब्सटेंस जिसमें है उसमें दोनों दिया होगा, जिसमें नहीं है उसमें एक फेयर वैल्यू मिसिंग होगा। ठीक है, इन केस ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हालांकि हमने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है, फिर भी हम और क्लैरिटी के साथ आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों का डिफरेंस निकाला। स्टेप 1 जो है, 2 स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। पहले स्टेप में कैश सेटलमेंट निकालेंगे, कितना कैश में देना करें। तो कैश सेटलमेंट कैसे निकालेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप माइनस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो पेड या रिसीव निकल के आएगा, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। तो दोनों के फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा टेकन अप एंड गिवन अप का, वो डिफरेंस जो होगा वो कैश सेटलमेंट निकालेगा। फिर दूसरा जो निकालना है हमें, गेन या लॉस निकालना ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट। गेन या लॉस कैसे निकलेगा?
गेन या लॉस निकलेगा फेयर वैल्यू ऑफ गिवन एसेट, जो एसेट आपने दिया है, जो एसेट आपने एक्सचेंज किया है, जो एसेट आपने डिस्कार्ड किया उसका फेयर वैल्यू, उसमें से लेस कर दीजिए WDV ऑफ गिवन अप एसेट। इस केस में देखिए दोनों गिवन अप एसेट है, ये ध्यान दीजिए। तो फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट माइनस WDV ऑफ गिवन अप एसेट, जो भी निकल के आएगा डिफरेंस वो गेन या लॉस होगा। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? जर्नल एंट्री, ओल्ड एसेट हमने दिया होगा उसकी WDV ले लेंगे, ठीक है, उसको क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड एसेट जो भी हमने दिया होगा उसकी वैल्यू को क्रेडिट कर देंगे। जो कैश सेटलमेंट निकल के आएगा स्टेप 1 में उसकी वैल्यू को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। जो गेन आएगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। न्यू एसेट जो हमने लिया होगा, न्यू एसेट जो आया होगा उससे हम डेबिट कर देंगे फेयर वैल्यू पे। जो कैश का अमाउंट हमने मिला होगा, यहाँ पे कैश टेकन अप, यहाँ पे कैश गिवन अप। गिवन अप कैश को क्रेडिट कर देंगे, टेकन अप कैश को डेबिट कर देंगे। तो कैश की वैल्यू को यहाँ डेबिट कर देंगे, लॉस जो है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। लॉस इसकी अकाउंटिंग ऐसे करेंगे, लॉस अकाउंट डेबिट, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, कैश जो भी हम पेमेंट करेंगे क्रेडिट, गेन जो होगा वो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बीइंग एसेट एक्सचेंज। ये तो हुआ कि जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस है। जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी अकाउंटिंग करेंगे स्टेप 1 में, जहाँ पे नो कैश सेटलमेंट है, बोथ फेयर वैल्यू फॉर एसेट टेकन अप एंड गिवन अप अपॉन नॉट अवेलेबल, यही इसकी पहचान है। कैश सेटलमेंट नहीं होगा, अगर जहाँ पे कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है वहाँ पे कैश सेटलमेंट नहीं होगा। और ऐसे केसेस में दोनों का फेयर वैल्यू नहीं दिया होगा, किसी एक का ही फेयर वैल्यू दिया होगा, आइदर एसेट टेकन अप का दे दे या आइदर गिवन अप एसेट का दे दे फेयर वैल्यू। स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो कैश सेटलमेंट निकलेगा ही नहीं। स्टेप 2 में जो है हमें गेन या लॉस निकालना है, वो गेन या लॉस ऐसे निकलेगा। जब हम गेन और लॉस निकाल लेंगे उसके बाद जो एंट्री करेंगे वो न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट टू गेन ऑन एक्सचेंज, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट टू गेन ऑन एक्सचेंज। इसकी एंट्री ऐसे होगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। न्यू एसेट जो होगी उसको डेबिट कर देंगे, ओल्ड एसेट है उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने पे वैल्यू पे? WDV पे क्रेडिट कर देंगे। तो डिफरेंस निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर, वह या तो लॉस होगा या गेन होगा, वो बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस निकल के आएगा। न्यू एसेट को फेयर वैल्यू पे डेबिट कर देंगे, ओल्ड एसेट को WDV पे क्रेडिट कर देंगे। जो लॉस निकल के आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, वो होगा गेन या लॉस। ठीक है, बीइंग एक्सचेंज। अब ये तो वो केस था जिसमें फेयर वैल्यू ऑफ टेकन एसेट इज गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ टेकन एसेट इज नॉट गिवन। अब दूसरा केस जो है फेयर वैल्यू ऑफ टेकन एसेट नॉट गिवन बट फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप इज नॉन। ठीक है, अब ये रिवर्स केस है। उस केस में क्या करेंगे? ये जो केस है, पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में था कि फेयर वैल्यू किसका दिया हुआ था? टेकन अप एसेट का दिया हुआ था, बट फेयर वैल्यू जो है गिवन अप एसेट का नहीं दिया हुआ है। दूसरा केस है फेयर वैल्यू टेकन अप एसेट का नॉट गिवन है बट फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट का नॉन है। उस केस में सिमिलर एंट्री है, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल से बताया, सिमिलर है। जिसका कि दिया हुआ हो, फेयर वैल्यू दिया हुआ, उसका फेयर वैल्यू पर न्यू एसेट का रिकॉर्ड कर देंगे, ओल्ड एसेट को WDV पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो गेन और लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और क्लैरिटी आएगी, अभी हमें लाइव एग्जांपल से क्लियर करते हैं आपको। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेप्शनल केस में
दोनों का फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे साथ मजाक करेगा, क्वेश्चन को टफ करना होगा, क्वेश्चन में ट्विस्ट लाना होगा, तो दोनों वैल्यू नहीं दिया होगा। ना तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप दिया हो, ना तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप दिया हो, केवल है ना WDV दे देगा। तो उस केस में हम कैसे करेंगे? मान लीजिए WDV 2 लाख रुपये दे रहे, फेयर वैल्यू टेकन अप नहीं दिया, फेयर वैल्यू एसेट, तो हम WDV पे ही नए एसेट को रिकॉर्ड कर देंगे और WDV पे ही ओल्ड एसेट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। In the given case, WDV old asset shall be taken as cost for new asset because we do not know fair value of either asset. तो हम WDV पे ही न्यू एसेट को रिकॉर्ड कर देंगे और ओल्ड एसेट का WDV पे डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। एसेट अकाउंट, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे, जो कि इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई गलती हो गई है। कैसे गलती हो गई ये मैं आपको अभी प्रूव करता हूँ। जैसे देखिए, फेयर वैल्यू टेकन अप एसेट जो दिया गया है एग्जाम्पल में, ये 2 लाख रुपया। फेयर वैल्यू जो टेकन अप एसेट दिया है वो 1.5 लाख रुपया। कैश पेमेंट भी दे रखा है 40,000 रुपया। रिटर्न डाउन वैल्यू जो गिवन अप एसेट का दे रखा है 1,90,000 रुपया। देखिए इस केस में जो है फेयर वैल्यू टेकन अप दे रखा है 2 लाख रुपये का हमने लिया और 1.5 लाख का हमने दिया। 2 लाख का हमने लिया और 1.5 लाख का दिया, तो डिफरेंस जो है 50,000 रुपया आता है। ये 50,000 रुपया कैश सेटलमेंट होना चाहिए, पर क्वेश्चन में जो दे रखा है कैश सेटलमेंट 40,000 रुपया दे रखा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रॉन्ग फ्रेम हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ 50,000 इट इज़ गिवन 40,000 इज। तो ऐसे केसेस में हम मान लेंगे कि फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट हमें दिया ही नहीं, इसे हम इग्नोर करके चलेंगे, तब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसे हम इग्नोर कर देंगे कि फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट का नहीं दिया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए? WDV पे एसेट को हम डिस्कार्ड कर देंगे 1,90,000 रुपये पे। ठीक है। 1,90,000 रुपये WDV पे एसेट को डिस्कार्ड कर देंगे, ओल्ड एसेट को क्रेडिट कर लेंगे। कैश पेमेंट जो हमने किया है वो 40,000 रुपये रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश पेमेंट 40,000 रुपये रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। और न्यू एसेट को भी जो है हम ओल्ड एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा वो लॉस ऑन एक्सचेंज आ जाएगा, और लॉस निकल के आएगा डिफरेंस जो है, और लॉस निकल के आ गया 1,90,000 माइनस 50,000। देखिए 1,90,000 रुपये की वैल्यू को दे दिया। एक इसमें 2 चीज़ निकलना है, कैश और लॉस, 2 चीज़ निकलना है। कैश कैसे निकलेगा? सबसे पहले लॉस निकाल लेते हैं। 1,90,000 का WDV का दिया हमने, उसका फेयर वैल्यू कितना है? 1,50,000 रुपया फेयर वैल्यू। तो डिफरेंस जो है ये 40,000 रुपये का हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस को तो आप डेबिट कर दीजिए। जो लॉस निकल के आया, लॉस को आप डेबिट कर दीजिए। लॉस ऑन एक्सचेंज 40,000 रुपये, ये ऐसे निकल के आया। ओल्ड एसेट जो हमारे बुक से बाहर हुआ 1,90,000 रुपये बाहर हुआ। हमने कैश भी दिया 40,000 रुपया, कैश को क्रेडिट कीजिए। तो न्यू एसेट जो निकल के आ गया वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकल के आ गया। ठीक है। फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ। ओल्ड एसेट हमने दिया 1,90,000 रुपये का। लॉस जो निकल के आ गया 40,000। क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 1,90,000 रुपया था और फेयर वैल्यू 1,50,000 रुपये हमने लगाया उसका, तो 40,000 रुपये का हमें लॉस हो गया। और कैश में हमने 40,000 रुपये और दिए, तो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आएगी वो न्यू एसेट टेकन अप की निकल के आ गई। ये मान के चलेंगे कि इस केस में लैक ऑफ कमर्शियल एक्सेप्टेंस है, और इस मान के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सन लिमिटेड एक्वायर्ड ए बिल्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस को बदल के कोई बिल्डिंग एक्वायर किया, हुच फेयर वैल्यू इज 5 लाख। 5 लाख टेकन अप एसेट। अब पेमेंट कितना है? 2 लाख रुपये पेमेंट। फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिसीव्ड बाय द कंपनी इज 8 लाख रुपया।
ठीक है। तो उस केस में आपको पता करना है, कंपनी डिसाइडेड टू कीप द बिल्डिंग फॉर रेंटल पर्पस। रेंटल पर्पस लिखने का क्या मतलब है, इसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। द बिल्डिंग इज एक्वायर्ड फॉर द पर्पस टू अर्न रेंटल, हैंस इट इज द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे एज पर इंडिया प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट, देयरफॉर जनरल एंट्री कुछ ऐसे पास करेंगे। इसमें क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिसीव्ड बाय द कंपनी 8 लाख रुपए का फेयर वैल्यू था। जो टेकन एप एसेट है वो 8 लाख रुपया है, तो 8 लाख रुपये पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर देंगे, न्यू एसेट को 8 लाख रुपये पे डेबिट कर देंगे। जो गिवन अप एसेट है, एज सन लिमिटेड एक्वायर्ड ए बिल्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस हुज फेयर वैल्यू इज 5 लाख, 5 लाख रुपये का ओल्ड एसेट का फेयर वैल्यू है। ठीक है, तो कैश सेटलमेंट कितना आ गया, 2 लाख रुपये आ गया। प्रॉफिट ऑन गेन कितना आ गया, 1 लाख रुपये आ गया। उम्मीद है कि आपको क्लियर है। एक बार फिर से क्लियर करूं, एक बार फिर से रिपीट करो सर, समझ नहीं आया। और बेटे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना से, 8 लाख रुपये से। टू एसेट, ओल्ड एसेट, ये कैश की फिगर है। ठीक है, टू प्रॉफिट हम इस केस में देखिए, सन लिमिटेड जो है कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, एक्सचेंज करके एक्वायर करता है, जिसका कि फेयर वैल्यू 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया की फेयर वैल्यू को एक्सचेंज करके, जिस प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू 5 लाख रुपया था उसको एक्सचेंज करके कोई नया एसेट एक्वायर करता है जिसका कि फेयर वैल्यू दे रखा है 8 लाख रुपया। तो 8 लाख रुपया के फेयर वैल्यू को एसेट को डेबिट कीजिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपये। ठीक है, एसेट पुराना हमने दिया 5 लाख रुपये को क्रेडिट कीजिए। ठीक है, 3 लाख रुपये का डिफरेंस है, 3 लाख रुपये का डिफरेंस में उसे कहता है कैश पेमेंट भी किया हमने 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का कैश पेमेंट किया, बदले में जो 1 लाख रुपये का बैलेंस फिगर आ गया वो गेना। मतलब 8 की प्रॉपर्टी लिया, 5 की प्रॉपर्टी दिया और 2 लाख का कैश भी दिया, तो 2 लाख रुपया कैश, डिफरेंस निकल के आ गया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया वो हो जाएगा गेन और लॉस। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 8 की प्रॉपर्टी लिया, 5 की दिया, 8 की प्रॉपर्टी ली, 5 की दी, 2 लाख कैश भी दिया, 1 लाख रुपये का गेन और लॉस निकल गया। सिंपल है। हाँ सर, समझ आ गया। अब लीज के केस में कैसे एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि लीज के केस में जो है लीज के केस में क्या होता है, लेसर और लेसी 2 पार्टी होती है। तो फाइनेंस लीज के केस में ये एज्यूम्ड ओनर हो जाता है, एज्यूम्ड ओनर बन जाता है, और इसके बुक से प्रॉपर्टी डी रिकॉग्नाइज करते हैं। जिन लोगों को पता नहीं होता है वो हमारे पुराने वीडियो देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फाइनेंस लीज का अगर कोई केस है तो लेसर के बुक्स में प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, लेसी के बुक्स में प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करेंगे, एज्यूम्ड ओनर। ठीक है, इस केस में प्रॉपर्टी कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे और लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। जो अमाउंट जो होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल, जितना भी हम लीज पेमेंट करने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट पे क्या है, उसके अमाउंट को यहाँ लिखेंगे और उतने अमाउंट से हमें लीज की लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ROU निकल के आ जाएगा। बीइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ लेसी अंडर नॉन एग्जेम्प्टेड लीज या फाइनेंस लीज। नॉन एग्जेम्प्टेड लीज आगे चर्चा करेंगे 116 में, अभी मान लीजिए वो फाइनेंस लीज है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यही समझ के आया, एक बार फिर से समझाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर देंगे किस वैल्यू पे,
पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट, जो भी हमें लीज पेमेंट करना है उसका पीवी आज के डेट पे क्या है वो निकाल के हमें रिकॉर्ड कर देना है, उस वैल्यू को डेबिट कर देना, सिंपल यही है। एक्स लिमिटेड हैज टेकन बिल्डिंग अंडर फाइनेंस लीज फ्रॉम द ओनर, इट क्लासीफाई इट्स इंटरेस्ट इन द लीज बिल्डिंग एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक्स लिमिटेड ने कोई बिल्डिंग लिया जिससे कि फाइनेंस लीज पे लिया और उसे इट क्लासीफाई क्या किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई किया, ठीक है। फाइनेंस लीज पे लिया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूप में क्लासीफाई किया, ठीक है। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन मेजर द प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, ठीक है। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है उसको उसने फेयर वैल्यू पे मेजर किया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये 40,000 रुपये। एट वाट वैल्यू एक्स लिमिटेड भी रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जब दे ही रखा है भाई तो पूछ हमसे क्या रहे हो, जो दे ही रखा है प्रेजेंट वैल्यू उसी पे आप रिकॉर्ड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40,000 रुपये, फाइनेंस लीज का लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे 40,000 रुपये। इस प्रकार से प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज एक्स लिमिटेड सेल इनिशियली रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी 40,000 रुपये, एक कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी 40,000 रुपये की रिकॉग्नाइज करी जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो लीज के केस में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो लीज का होगा सारे लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब अगले साल से प्रॉपर्टी की रिकॉग्निशन कैसे की जाएगी इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दिस इज वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम पर्पस। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो हमारे अच्छा पसंद आया दोस्तों तो जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं आपके जिनको इंडियाज़ की ज़रूरत है उन्हें आप शेयर कीजिए फॉर देयर बेनिफिट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे।